ये स्टूडेंट पार्ट 3 टीएस गरेवाल चैप्टर 3। यहाँ पे हमारे पास 11th क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो वो कहते हैं कि जो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनकर आए। पहले क्वेश्चन ये राइज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। जो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट में ईयर एंड पे बनता है और एक आपके पास बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं जो ईयर एंड पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बोलता है कि आप पूरा जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसको आप कुछ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, हर एक साल में डिवाइड करिए सो दैट हम उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो बना सकें। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं, कंजर्वेटिज्म भी नहीं है। इसका आंसर अकाउंटिंग पीरियड, यस, इसका आंसर जो रहने वाला है वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता क्या है कि आपके पास जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है वो एंडलेस है, वो क्या है, इनडेफिनिट। अच्छा, ये इनडेफिनिट लाइफ किसके लिए है, किसके अकॉर्डिंग है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण है। ठीक है, कि हमारे बिजनेस की जो लाइफ है वो इनडेफिनिट है, लेकिन इस इनडेफिनिट लाइफ को डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स में डिवाइड किया गया है और वो जो अकाउंटिंग ईयर रहेगा उसकी ड्यूरेशन रहेगी 1 ईयर की और हम उस 1 ईयर के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो अकाउंटिंग पीरियड जो कॉन्सेप्ट है वो गोइंग कंसर्न पीरियड कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका बेस्ड है। डन। तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड फॉलो द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिशिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो रिटन डाउन वैल्यू एक मेथड का नाम है, वो ऑप्ट कर रही है और हर एक साल वो ऑप्ट करती है। तो एवरी ईयर ऑप्ट करती है। अगर आप मेरी सीरीज देख रहे हैं तो अभी आपको आंसर पता चल गया होगा कि हर एक साल सिमिलैरिटी से अगर कोई चीज फॉलो करी जाती है तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, वो कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। डन। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, कंपैरेबिलिटी, कन्वीनियंस, ऑल ऑफ द अबव नहीं, इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहने वाला है, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है आपके पास, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। तो क्या कंजर्वेटिज्म क्या लेती है, ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, बिल्कुल भी नहीं। all prospective profits and leaves out prospective losses, ये भी गलत है। all prospective losses but leaves out prospective profit, बिल्कुल सही आंसर है ये। 3 इसका जो है सी जो रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। कंजर्वेटिज्म कहता है कि हम आने वाले टाइम में जो भी लॉसेस होने वाले हैं उसको आज ही अज्यूम कर लेंगे और जितने भी आपके लॉस होने वाले प्रॉफिट होने वाले हैं उसको हम अज्यूम नहीं करेंगे। और कंजर्वेटिज्म के ऊपर ही आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी क्या करते हैं, बेस्ड है, और एक वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी इसकी क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो किसी और एमसीक्यू में ये 2 पॉइंट आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 14 क्वेश्चन कहता है कि IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है,
IASB की फुल फॉर्म, बिकॉज ये भी किसी MCQ में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अपॉन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस हैज अडॉप्टेड, उसने क्या अडॉप्ट करा था? All IAS and SIC, some IAS and SIC, none of the IAS and SIC, none of the above। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा A, all IAS। अब पहले आपको ना इनकी फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, कहीं पे भी पूछी जा सकती हैं आपको। I is international accounting standards, ये याद कर लीजिए। सेकंड उसने बात करी थी SIC। SIC क्या होता है? स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको आगे काम आएंगी, ये आप लर्न करेंगे। तो इसका आंसर रहने वाला था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं IFRS। अब IFRS क्या होता है? IFRS होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग S4 आपके पास रहेगा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड, पार्शली रूल, पार्शली प्रिंसिपल, नन ऑफ द अबव। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ये जो IFRS होता है वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है। और एक आपके पास आएगा गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो ये गैप होता है वो आपका रूल बेस होता है, और जो IFRS है ये आपका प्रिंसिपल बेस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो है IFRS are based on historical cost, fair value, both historical and fair value, none of the above। इसका आंसर राज्य रहने वाला है फेयर वैल्यू। IFRS जो होते हैं वो फेयर वैल्यू पे होते हैं, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गैप है हमारे पास वो हिस्टोरिकल कोस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। डन। तो इसी के साथ मेरा चैप्टर 3 जो है उसके TF गरेवाल के बैक क्वेश्चन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हमारे पास DK गोयल के हम जो है MCQ जो है वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो हम ले रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस में जो है उसकी भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें